हेलो टू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस और इस प्लाज्मोलाइसिस को हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ना आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्लाज्मोलाइसिस है क्या। बेसिकली जब आप किसी कोशिका को अति परासरणीय विलयन के अंदर रखते हैं, व्हेन यू प्लेस अ सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब आप किसी कोशिका को अति सांद्र विलयन के अंदर रखते हो, अति सांद्र विलयन का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आपने सेल को सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, तो जब आप कोशिका को सेल को आप अति सांद्र विलयन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, तो कोशिका का जो जीवद्रव्य है, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो कोशिका भित्ति से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है और पृथक होकर और सिकुड़कर कहां पर आ जाता है, केंद्र भाग में आ जाता है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोल देते हैं, जीवद्रव्य कुंचन कह देते हैं। मतलब कि जब किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सारा का सारा जीवद्रव्य जो होता है वो भित्ति से अलग होकर और सिकुड़कर केंद्र भाग में आ जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। ओके। और ये जीवद्रव्य कुंचन आखिर हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर परासरण की क्रिया हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोशिका से जल कहां पर आ जाता है, बाहर आ जाता है। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, जब आप सेल को प्योर वाटर के अंदर रखोगे तो पानी अंदर आएगा, और जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन वगैरह के अंदर रखोगे तो पानी कहां पर आएगा, कोशिका से बाहर आएगा, एक्सोस्मोसिस होगा। और इसी एक्सोस्मोसिस के कारण ही क्या हुआ है, ये जीवद्रव्य कुंचन हुआ है। ओके। नाउ जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके सामने मैंने एक सेल बना रखी है, ये सेल जो बना रखी है ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल नहीं है। मुझे आपको प्लाज्मोलाइसिस का फिनोमिनन समझाना है, इसलिए मैंने यहां पर पहले इस सेल को समझाने की कोशिश की है। ये सेल कहां पर प्लेस्ड है, दिस सेल इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर। जब किसी सेल को मैं प्योर वाटर के अंदर रखूंगा तो पानी बाहर नहीं आएगा, पानी जो है वो अंदर जाएगा। तो देखो इस सेल के अंदर पानी अंदर जा रहा है। नेचुरल है कि पानी अंदर जाएगा तो सेल टर्जिड हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी। स्फीत हो जाएगी तो आप जानते हो कि टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, और टर्गर प्रेशर जो है वो कोशिका द्रव्य जो है वो किसके ऊपर लगाता है, कोशिका द्रव्य किसके ऊपर लगाता है, वॉल के ऊपर लगाता है। और बदले में एक टीपी के अपोजिट प्रेशर लगता है जो वॉल लगाती है किसके ऊपर, कोशिका द्रव्य के ऊपर। जब वॉल कोशिका द्रव्य के ऊपर लगाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। तो यहां पर आप देखो कि यहां पर किसी भी प्रकार के प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकेज या आपको प्रोटोप्लाज्म का जीवद्रव्य का सिकुड़ना यहां पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब अभी हम लोग इस प्रोसेस को पूरा पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि अभी जब हम लोग सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब पानी की जगह पर जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर हम सेल को रख देंगे, राइट, तो पानी जो है सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो पानी कहां पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जीवद्रव्य सिकुड़कर कहां पर आ जाएगा, मध्य भाग में आ जाएगा। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कह देते हैं। अब ये जो प्लाज्मोलाइसिस है वो केवल इतना सही नहीं है, ये जो प्लाज्मोलाइसिस है वो बेसिकली स्टेप्स में क्या होता है, पूरा होता है, स्टेप्स में पूरा होता है। तो अभी हम लोग प्लाज्मोलाइसिस को 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लो, एक स्फीत कोशिका में कोशिका रस जीवद्रव्य को पूरी तरीके से बाहर की तरफ क्या रखता है, धकेल रखता है। ये एक टर्जिड सेल है। जब हम सेल को प्योर वाटर में रखते हैं तो ये एक क्या है, आपके सामने टर्जिड सेल है। एक स्फीत कोशिका, स्फीत कोशिका क्या है, जिसमें जल का प्रवेश हो गया है, जो फूल गई है, जिसमें टीपी विकसित हो गया है। तो एक स्फीत कोशिका में, ये एक स्फीत कोशिका है, में कोशिका रस कहां भरा रहता है, सेल सेप कहां भरा रहता है, वैक्यूल के अंदर। कोशिका रस बोले तो सेल सेप, वैक्यूल के अंदर, रिक्तिका के अंदर भरा हुआ रस। तो सेल सेप जो है एक स्फीत कोशिका में कोशिका रस जीव द्रव्य को पूरी तरीके से बाहर की तरफ क्या रखता है, धकेल के रखता है, बाहर की तरफ धकेल के रखता है। तो बताओ जल्दी से, जीव द्रव्य जो है वो कोशिका भित्ति के क्या रहता है, संपर्क में रहता है। मतलब इस सेल के अंदर ये जो कोशिका द्रव्य है या जो जीव द्रव्य है वो भित्ति के क्या है, संपर्क में, भित्ति से चिपका हुआ है, फैला हुआ है, ऐसे। ओके। लेकिन जैसे ही मैं सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो पानी कहां पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो भित्ति से जो जीवद्रव्य है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। भित्ति से जीवद्रव्य क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और इसे ही तो हम क्या कह देते हैं, जीवद्रव्य कुंचन कह देते हैं। ओके। अब ये जो मैंने जैसा कि कहा आपको कि जो जीवद्रव्य कुंचन होता है वो स्टेप्स में पूरा होता है, एकदम से जीवद्रव्य कुंचन पूरा के पूरा नहीं हो जाएगा। तो जीवद्रव्य कुंचन के 3 स्टेप है। प्लाज्मोलाइसिस इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। सबसे पहला प्रतिबंधक जीवद्रव्य कुंचन, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। दूसरा है
इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस यानी कि प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन, और तीसरा है एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, इसको बोलते हैं सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन। देखते हैं तीनों स्टेप्स में कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले देखो लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। यूं समझ लो कि लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस के अंदर जीवद्रव्य भित्ति से पूरी तरीके से अलग नहीं होता है। ओके, यहां पर याद रखना, इस लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, रिडक्शन इन साइज ऑफ वैक्यूल एंड सेल अकर ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि इस लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में प्रतिबंधक जीवद्रव्य कुंचन के अंदर क्या होता है, यहां पर एक्सोस्मोसिस होता है, लेकिन एक्सोस्मोसिस पूरा नहीं होता है, पानी बाहर तो निकलता है लेकिन पूरा एकदम से बाहर नहीं निकल रहा है। तो यहां पर एक्सोस्मोसिस हो रहा है जिससे सेल की साइज में तो रिडक्शन हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सेल की साइज में 25% का क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे ही आप किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो जो सेल की जो साइज है उसके अंदर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और 25% के आसपास क्या होती है, गिरावट देखने को मिलती है। तो देयर विल बी रिडक्शन इन साइज ऑफ वैक्यूल एंड सेल। मतलब इस लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में एक्सोस्मोसिस तो होगा, बहिर्परासरण होगा, और रिडक्शन इन सेल साइज होगी, और यहां पर वैक्यूल की भी साइज क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन ध्यान रहे यहां पर इस केस में यह ध्यान रखना है कि जीवद्रव्य नहीं सिकुड़ता है, जीवद्रव्य भित्ति से अलग नहीं हुआ है, यहां पर वॉल सिकुड़ती है। जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि कोशिका भित्ति सिकुड़ती है जिससे कि कोशिका का आयतन क्या होता है, कम होता है। जीवद्रव्य नहीं सिकुड़ता, जीवद्रव्य का जो सिकुड़ने का जो प्रारंभ है वो तो यहां पर हो रहा है, तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन कह रहे हैं। तो यहां पर जीवद्रव्य नहीं सिकुड़ता, भित्ति सिकुड़ती है, वॉल सिकुड़ती है। ओके, क्या होता है देखो, अति परासरणी घोल में रखने पर जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखोगे, कोशिका के सिकुड़ने से कोशिका सिकुड़ती है, जीवद्रव्य नहीं सिकुड़ रहा है, कोशिका भित्ति सिकुड़ रही है, जिससे कि सेल के आयतन में क्या आ रही, कमी आ रही। कोशिका सिकुड़ने से उसके आयतन में क्या आ जाती, कमी आ जाती है, क्योंकि बहिर्परासन होकर कोशिका रस का कुछ जल बाहर निकल जाता है। क्योंकि क्या होगा, बहिर्परासन हुआ है, एक्सोस्मोसिस हुआ है। तो एक्सोस्मोसिस होने से इस स्टेज में क्या होता है कि कोशिका रस का, सेल सेप का कुछ वाटर, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ वाटर कहां पर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। कुछ वाटर कहां पर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और पानी के बाहर निकलने से टीपी यहां पर क्या हो जाता है, कम। देखो टीपी कम होगा, टर्गर प्रेशर कम होगा, तो कितना कम हुआ है, याद रखना, टीपी यहां पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि पानी अंदर जा तो रहा ही नहीं है, उल्टा बाहर निकल रहा है, तो टीपी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन ध्यान रहे इस केस में टीपी नेगेटिव नहीं हुआ है। हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा था, जब जीवद्रव्य कुंचन होता है तो टीपी नेगेटिव हो जाता है। इस स्टेज में नेगेटिव नहीं हुआ है, अगली दो स्टेजेस के अंदर आप देखोगे कि टीपी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बहिर्परासरण हो रहा है और थोड़ा बहुत कोशिका रस से जल क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो टीपी यहां पर नेगेटिव नहीं हुआ, टीपी जीरो हो गया है, जिससे जीवद्रव्य भित्ति को बाहर नहीं धकेलता। नो डाउट जीवद्रव्य अब भित्ति को बाहर की तरफ तो धकेल तो नहीं रहा है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जीवद्रव्य सिकुड़कर बीच में नहीं आया है, उसने धकेलना क्या कर दिया, कम कर दिया। क्यों, क्योंकि टीपी जो है वो क्या हो गया है, शून्य हो गया है। और ये जो जीवद्रव्य कुंचन की जो प्रथम अवस्था है जिसमें भित्ति सिकुड़ी है, सेल सेप से थोड़ा बहुत पानी जो है वो बाहर निकला है, राइट, और इसको हम क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य कुंचन की प्रथम अवस्था कहते हैं, यानी कि इसको हम लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, जिसमें भित्ति सिकुड़ी है, सेल के आयतन में 25% की गिरावट हुई है, लेकिन गिरावट किसमें नहीं आई है, यानी कि जीवद्रव्य इसमें नहीं सिकुड़ा है। ओके, अब इस केस के अंदर आप देखोगे इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में, तो यहां पर आप देख सकते हो प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन, यानी कि जीवद्रव्य कुंचन प्रारंभ हो चुका है। यानी कि यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ये दूसरा स्टेप है, इसमें क्या होता है कि बहिर्परासरण के कारण, प्लाज्मोलाइसिस की ये जो दूसरी स्टेप है उसमें देखो, बहिर्परासरण के कारण मतलब एक्सोस्मोसिस के कारण यदि जल का बाहर आना जारी रहता है, यदि जल लगातार जो है वो सेल से कहां पर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो बताओ क्या होगा, वैक्यूल के सेल सेप से वाटर बाहर आ जाने से क्या होगा, वैक्यूल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, वैक्यूल सिकुड़ जाएगी, और साथ ही जीवद्रव्य भी क्या होगा, सिकुड़ेगा। वैक्यूल सिकुड़ जाएगी, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, वैक्यूल सिकुड़ जाएगी, और साथ के साथ आप देखो जीवद्रव्य भी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और जीवद्रव्य इस अवस्था में भित्ति से पृथक होना चालू होता है। लेकिन ध्यान रहे इस अवस्था में ये भित्ति से जो अलग होता है वो केवल
यहां पर जीव द्रव्य भित्ति के कोणों से क्या होता है, पृथक होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म श्रिंक फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द सेल, ये कॉर्नर से क्या होता है, श्रिंक होता है। लेकिन इस अवस्था के अंदर जीव द्रव्य पूरा सिकुड़कर नहीं आया है, इस अवस्था के अंदर जीव द्रव्य पूरा सिकुड़कर केंद्र भाग में नहीं आया है। अभी भी आप देख सकते हो कि जीव द्रव्य भित्ति से अभी भी कुछ तंतुओं के द्वारा जुड़ा हुआ है। ओके राइट, क्या कहा मैंने, जीव द्रव्य पूरा सिकुड़कर अभी नहीं आया है, जीव द्रव्य अभी भी कुछ तंतुओं के द्वारा किससे, भित्ति से क्या है, संलग्न है। इन तंतुओं को हम जीव द्रव्य तंतु कह सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कह सकते हैं, या हैचेक के तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, हैचेक के तंतु कहते हैं। तो जीव द्रव्य पूरा सिकुड़कर बीच में नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य का प्रारंभ तो हो गया है, जीव द्रव्य कॉर्नर से भित्ति से अलग होना शुरू हो गया है, लेकिन पूरा अभी सिकुड़ा नहीं है। अभी भी वो कुछ तंतुओं के द्वारा, जिन्हें हैचेक के तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव्य तंतु कहते हैं, अभी भी उनसे क्या है, जुड़ा हुआ है। और इसको हम जीव द्रव्य कुंचन की द्वितीयक स्टेज मानते हैं, सेकंड स्टेज मानते हैं, जिसको कि हम इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस या प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। एक चीज आपको बता दूं, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन को ही हम कॉन्केव प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कॉन्केव प्लाज्मोलाइसिस, इसे ही कॉन्केव प्लाज्मोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान रहे, क्योंकि यहां पर जीव द्रव्य कुंचन प्रारंभ हो गया है, तो टीपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। यहां पर टीपी क्या था, कम हुआ था, लेकिन 0 के बराबर हो गया था। यहां पर टीपी और ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया है। तो 0 से नीचे चला जाए कोई चीज तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। और भित्ति यहां पर नहीं सिकुड़ती, यहां पर भित्ति सिकुड़ी थी, यहां पर भित्ति नहीं सिकुड़ रही है, यहां पर जीव द्रव्य जो है वो सिकुड़ कर कहां पर आ रहा है, केंद्र भाग में आ रहा है। ओके, और तीसरी स्टेप देखो, सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन। जैसा कि नाम दर्शा रहा है, यहां पर जीव द्रव्य कुंचन पूरा हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस की थर्ड स्टेप है। यदि निरंतर एक्सोस्मोसिस जारी रहे, यदि निरंतर एक्सोस्मोसिस बहिर्परासन जारी रहे और कोशिका रस से, रिक्तिका के कोशिका रस से जल का बहिर्गमन जारी रहे, तो जीव द्रव्य लगातार क्या होता रहेगा, सिकुड़ता रहेगा। यानी कि यहां पर तो सिकुड़न प्रारंभ तो हो ही गया था और जीव द्रव्य लगातार सिकुड़ता रहेगा। और अब इस कंडीशन के अंदर जीव द्रव्य पूरी तरीके से सिकुड़कर और भित्ति से पूर्ण रूप से अलग हो जाता है और एक विशिष्ट रूप से सिकुड़ी आकृति के अंदर बीच में क्या होता दिखाई देता है। यानी कि आपको पूरा जीव द्रव्य जो है वो बीच में सिकुड़ा हुआ क्या होगा, नजर आएगा। यानी कि यहां पर वैक्यूल की जो साइज है वो बिल्कुल छोटी रह जाएगी और यहां पर जीव द्रव्य भी क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, भित्ति से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसे जीव द्रव्य कुंचन की आखिरी अवस्था कहते हैं और इसको हम कहते हैं सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। आप देख सकते हो कि यहां पर तो कॉर्नर से जीव द्रव्य अभी भी कुछ विशेष तंतुओं के द्वारा अभी भी ये जुड़ा हुआ था, जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जीव द्रव्य पूरा सिकुड़कर, जीव द्रव्य और वैक्यूल पूरी सिकुड़कर कहां पर आ गई है, सेंटर के अंदर आ गई। अब आपको एक चीज देखनी होगी कि यहां पर ये देखो, ये जीव द्रव्य है, ये क्या है, जीव द्रव्य है, और ये क्या चीज है, भित्ति। तो आप देख सकते हो कि जब जीव द्रव्य सिकुड़कर बीच में आ गया है तो भित्ति और जीव द्रव्य के बीच में स्पेस क्रिएट हो गई। ये स्पेस है और इस स्पेस में क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर गया है। क्यों? क्योंकि आपने सेल को किस में रख रखा था, एक जल से भरे हुए मान लीजिए बीकर के अंदर रख रखा था। तो उस बीकर के अंदर जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो सारा का सारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इस स्पेस में आकर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। किसके बीच में, जीव द्रव्य, सिकुड़े हुए जीव द्रव्य और भित्ति के बीच में स्पेस क्रिएट हो गई। इस पूरी की पूरी स्पेस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, चाहे वो शुगर हो चाहे वो नमक हो, वो यहां पर आकर क्या हो जाएगा, भर जाएगा और इस जीव द्रव्य को क्या देगा, सुरक्षा देगा। इस जीव द्रव्य को सुरक्षा देगा। तभी तो आपने देखा है कि कई सारे जो जैम और जेलीज जिनको शुगर सॉल्यूशन में रखा जाता है या अचार को नमक की अधिक सांद्रता में रखा जाता है तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। ये जो अचार है या जो जैम है, जेलीज वगैरह है, वो लंबे समय तक खराब इसलिए नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सिकुड़े हुए जीव द्रव्य को ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो चारों तरफ भर गया है, ये उसको क्या देता है, सुरक्षा देता है। तो ये तो थे कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है और प्लाज्मोलाइसिस कितने स्टेप्स में पूरा होता है। अब हम लोग कुछ और भी स्टेप्स पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस की, कि बेसिकली प्लाज्मोलाइसिस के और क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं वो देखिए आप। नाउ ये जो प्लाज्मोलाइसिस है, आपको एक चीज जान लेनी होगी कि प्लाज्मोलाइसिस से हम लिविंग सेल और डेड सेल के बीच में विभेद कर सकते हैं।
ओके, क्या कहा मैंने? वी कैन आइडेंटिफाई अ लिविंग सेल फ्रॉम अ डेड सेल ऑन द बिहाफ ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस। देखिए कैसे, हमेशा ध्यान रखो कि जीवित कोशिका व मृत कोशिका के बीच प्लाज्मोलाइसिस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जीवित कोशिका व मृत कोशिका के बीच प्लाज्मोलाइसिस के द्वारा हम अंतर कर सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस केवल लिविंग सेल में ही होता है, कभी भी डेड सेल के अंदर प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता है। प्लाज्मोलाइसिस केवल लिविंग सेल के अंदर ही होता है। ओके, दूसरी चीज, हम प्लाज्मोलाइसिस के फिनोमिनन द्वारा सेल के ओपी को ज्ञात कर सकते हैं। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द ओपी बोले तो परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर को यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इस फिनोमिनन से ओपी को भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इस फिनोमिनन का उपयोग कई जगह पर होता है। ओके, जीवाणु कोशिका को हम क्या कर सकते हैं? जीवाणु कोशिका को अत्यधिक लवण सांद्रता से नष्ट कर सकते हैं। अधिक सांद्रता में वे वृद्धि नहीं करते। ओके, जैसे जो अचार होता है, राइट? अचार में नमक की सांद्रता को अधिक रखा जाता है ताकि वह लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहे। राइट? आपने देखा होगा जब भी घरों के अंदर अचार डालते हैं, केरी का अचार डालते हैं, तो उस केरी के ऊपर, अचार के ऊपर नमक लगा देते हैं और उसको धूप में रख दिया जाता है। नमक लगाया मतलब आपने क्या दिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे ही दोगे तो उस केरी के टुकड़े में से, आम के टुकड़े में से पानी सारा कहां पर आ जाएगा? बाहर, यानी कि एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। बायोलॉजी कहती है जिस चीज में पानी है वहां पर संक्रमण है, वो चीज खराब होगी। तो आपने नमक का सॉल्यूशन दिया ऊपर, तो अचार के टुकड़े के ऊपर आपने नमक लगाया तो सारा पानी कहां पर आ जाएगा? बाहर। और जिस चीज से पानी बाहर आ जाएगा वो लंबे समय तक खराब नहीं होगी। तो अचार में नमक की सांद्रता को बढ़ाकर उन्हें लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। इसी तरीके से आप ये देखो कि जो जैम वगैरह जो होते हैं, है ना, जितने भी जो जैम वगैरह होते हैं, जैम, जेली, मुरब्बा आदि में शर्करा की सांद्रता को अधिक रखकर हम उन्हें लंबे समय तक प्रिजर्व रख सकते हैं और उन्हें बैक्टीरिया और फंगस के इन्फेक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। ओके, तो ये जैसे इसी तरीके से घर पर जब बिटर गार्ड, करेले की सब्जी बनती है तो आपने देखा होगा कि करेले को बनाने के पहले उसके ऊपर नमक लगा दिया जाता है। नमक लगा देने के पीछे क्या लॉजिक है कि नमक लगाओगे तो उस करेले से आपने अति सांद्र विलयन दिया तो करेले से सारा का सारा पानी क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकलेगा तो उसकी बिटरनेस जो है, वो कड़वाहट भी कहां पर आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो ये भी तो कैसा है? एक प्लाज्मोलाइसिस का ही फिनोमिनन है। ये भी कैसा है? एक प्लाज्मोलाइसिस का फिनोमिनन है। इसी प्रकार से
हम अधिक अधिक सॉल्ट कंसेंट्रेशन देकर, अधिक सॉल्ट कंसेंट्रेशन जड़ों के पास देकर खरपतवार क्या होती है, वीड को नष्ट कर सकते हैं। अधिक सॉल्ट कंसेंट्रेशन जड़ों के पास देकर खरपतवार को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि यदि खाद ज्यादा डाल दी जाती है, अधिक कंसेंट्रेशन वाली अधिक खाद यदि डाल दी जाती है, तो जो रूट्स जो होती है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उसका कारण भी क्या है, प्लाज्मोलाइसिस ही है। तो अधिक सॉल्ट कंसेंट्रेशन जड़ों के पास देकर खरपतवार को भी हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जो कि प्लाज्मोलाइसिस फिनोमिनन के कारण होते हैं। ओके, एक चीज और, प्लाज्मोलाइसिस को एंड करें उससे पहले हमको एक और चीज मालूम होनी चाहिए, डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। डीप्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, तो जीव द्रव्य विकुंचन, राइट। जीव द्रव्य विकुंचन का मतलब क्या होता है, ये प्लाज्मोलाइसिस का बिल्कुल उल्टा है। यानी कि यदि प्लाज्मोलाइज्ड सेल को यानी कि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को, यदि प्लाज्मोलाइज्ड सेल को शुद्ध जल में फिर से रख दिया जाए तो वह सेल अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है, वह फूल जाती है। इसे डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपने इस सेल को, अभी देखो इस डायग्राम को मैंने हटाया नहीं है, आपने इस सेल को जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अत्यधिक शर्करा विलयन में या अत्यधिक लवण में आपने रखा, तो इसमें क्या हो गया था, जीव द्रव्य कुंचन हो गया था। लेकिन अभी जो आपने इससे पहले डायग्राम पढ़ा, उसके अंदर यदि उस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को इमीडिएटली मैं डाल दूं किसके अंदर, फिर से प्योर वाटर के अंदर डाल दूं। प्योर वाटर का मतलब यहां पर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दूं, तो सेल वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, फूल जाएगी, और इसे ही हम क्या कह देते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस। इसको हम क्या कह देते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं कि यदि प्लाज्मोलाइज्ड सेल को मैं शुद्ध जल में रख दूंगा तो फिर से वो फूल। ये ध्यान रहे, डीप्लाज्मोलाइसिस तभी संभव है जब आप प्लाज्मोलाइसिस के तुरंत बाद यदि आप सेल को प्योर वाटर में रख देंगे तो वो सेल डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, लंबे समय तक यदि सेल प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट में रह जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब वो सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, यदि लंबे समय तक आपने उसको प्लाज्मोलाइसिस के ऊपर रख दिया। अच्छा, एक और चीज लास्ट में बता दूं, अभी आपने एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस पढ़ा था। एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस का तीसरा चरण था, जिसमें जीवद्रव्य पूरी तरीके से सिकुड़कर कहां पर आ गया था, बीच में आ गया था। तो एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस मतलब सुस्पष्ट प्लाज्मोलाइसिस जो होता है, सुस्पष्ट प्लाज्मोलाइसिस को ध्यान रहे हम कॉन्वेक्स प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। व्हाट वी कॉल कॉन्वेक्स प्लाज्मोलाइसिस, उत्तल जीवद्रव्य कुंचन। जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको जो दूसरी स्टेप थी जिसके अंदर प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन जो था, राइट, उसके अंदर आपने देखा था कि उसको कॉनकेव प्लाज्मोलाइसिस, अवतल जीवद्रव्य कुंचन कहा था। इसको हम क्या कह देते हैं, कॉन्वेक्स प्लाज्मोलाइसिस कह देते हैं। सो स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम के अंदर जो है वो प्लाज्मोलाइसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको केवल प्लाज्मोलाइसिस के बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन ही नहीं मालूम होनी चाहिए, आपको प्लाज्मोलाइसिस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है, डीप्लाज्मोलाइसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस के क्या रोल हो सकते हैं, और प्लाज्मोलाइसिस कितने स्टेप्स में पूरा होता है। ओके, मैं नए वीडियोस के साथ में फिर मिलूंगा, जिसमें कि हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन, गटेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, उन सब की भी बात करेंगे। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, इन्हें लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।